दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये तो आपको सबको मालूम ही होगा, इंडिया किसी ज़माने के अंदर सोने की चिड़िया कहलाता था। तो वो कौन-कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से हम सोने की चिड़िया कहलाते थे और हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग थी? और क्या फैक्टर ऐसे हुए, क्या कारण ऐसे बने कि हमारी इकोनॉमी गिरती गई और आज की तारीख में तो हम वापस रिकवरी पे हैं। और 1947 तक आते-आते क्या फैक्टर थे कि हमारी इकोनॉमी एकदम नीचे गर्त में चली गई। तो आइए जानते हैं हम आज के एपिसोड में सोने की चिड़िया हिंदुस्तान। दोस्तों हम अपनी कहानी की शुरुआत 1600 के आसपास से करते हैं। 1556 का पीरियड था जब अकबर द मुगल एम्परर उनका शासन था हिंदुस्तान पे। और उस टाइम पर हिंदुस्तान की जो आबादी थी बहुत खुशहाल थी, इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग थी और कंट्री की जो जीडीपी थी उस टाइम पर वर्ल्ड जीडीपी का करीबन 24 से 25% हिस्सेदारी थी। तो इंडिया एक बड़ा खुशहाल प्रदेश था उस टाइम पर। 1600 के पीरियड के अंदर 31 दिसंबर 1600 का जो डेट है, वहाँ पर एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्गठन हुआ या उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ लंदन में। और उस कंपनी ने अपना जो एक्सप्लोरेशन पहले कर रखा था उसमें ये पाया कि हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध राष्ट्र है और जहाँ पर हर तरह से खुशहाली है और वहाँ पर हम ट्रेडिंग करके कुछ बिजनेस कर सकते हैं। तो इंग्लैंड की जो उस टाइम पर महारानी थी और क्वीन एलिजाबेथ, उनका शासन था फर्स्ट का और उन्होंने वहाँ से परमिशन ली और इंडिया के अंदर बिजनेस एक्सप्लोरेशन के लिए सन 1608 में उन्होंने सूरत उस टाइम पर बंदरगाह होता था, सूरत में डॉकयार्ड पे उनका शिप पहली बार आया और उन्होंने इंडियन उस टाइम तक 1605 तक तो अकबर द ग्रेट एम्परर की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद उनका बेटा जहांगीर उसका शासन शुरू हुआ। तो इन्होंने परमिशन ली जहांगीर से और उनके शासन में, और सबसे पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में इन्होंने शुरू की मसाले वहाँ पर एक्सपोर्ट करने के लिए। वहाँ से जब ये इनका शासन शुरू हुआ, धीरे धीरे ये हिंदुस्तान में और बंदरगाहों पर भी परमिशन ले ली और बंगाल तक एंट्री कर ली इन्होंने। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक्सपेंशन करती जा रही थी और जगह जगह पर अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ा रही थी। उधर मुगल शासक भी अच्छा ही काम कर रहे थे और अपनी सल्तनत को बढ़ाते जा रहे थे। और जहांगीर के बाद शाहजहाँ का पीरियड आया, उसके पीरियड में इंडिया और ज़्यादा खुशहाली की तरफ था। फाइनली उसके बाद जो पीक आना था वो आया औरंगज़ेब के पीरियड में। औरंगज़ेब के टाइम पर जो मुग़ल एम्पायर था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैल चुका था पूरा। और जब इतने बड़े पीरियड प्रदेश में कंट्री को शासन करना था तो उसको कंट्रोल करने में दिक्कतें आ रही थी, बिकॉज आगे जो था और इंग्लैंड के जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक पॉलिसी रखी थी, फूट डालो और शासन करो। तो उन्होंने धीरे धीरे फूट डालनी शुरू कर दी थी। जब नवाब सिराजुद्दौला का शासन था बंगाल के अंदर और उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको इन्होंने अपने साइड मिला लिया और पलासी की लड़ाई हुई जिसमें मुग़ल एम्पायर बीट हुए और फाइनली मीर जाफ़र को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का उत्तराधिकारी बनाया। ये पीरियड था सन 1757 के आसपास का। तो उस पीरियड के अंदर, उस पीरियड तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी की ग्रीड काफ़ी बढ़ गई और वहीं से एक पीरियड लूटपाट का शुरू हुआ हमारे देश के अंदर। और बंगाल उस टाइम पर सबसे समृद्ध प्रदेश था हमारे कंट्री का। 50% ऑफ रेवेन्यू ऑफ मुगल एम्पायर कम्स फ्रॉम बंगाल ओनली। आज का बंगाल जिसको हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं या
बांग्लादेश है, ये सारा मिलाकर कंप्लीट बंगाल था। और आप ये समझिए कि उस टाइम पर बंगाल कितना खुशहाल हुआ होगा, रहा होगा। तो ब्रिटिश एम्पायर तो नहीं था उस टाइम पर, कंपनी राज था। कंपनी राज चलता रहा और लूटपाट चलती रही, और उन्होंने अपनी ग्रीड को पूरे करते हुए देश को जगह जगह लूटा और अपनी सेना उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। क्योंकि मुग़ल एम्पायर जो था औरंगज़ेब के बाद, वो फैक्शंस में आना शुरू हो गया था। बंगाल पे ये कब्जा कर ही चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे ये इन्होंने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। उधर से जब ब्रिटिश एम्पायर ने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और वो कंपनी एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके और कॉलोनीज बनाकर चल रही है, और उन्होंने चाइना तक भी अपने बिजनेस को, ट्रेडिंग को एक्सपेंड कर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फाइनली ब्रिटिश एम्पायर ने सन 1800 में आकर, 1850 के आसपास आकर, 1858 एग्जैक्ट ईयर है जहां पर इसका नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश थ्रोन के अंडर आ गई। और फाइनली कंट्री के अंदर, हमारे देश में 1858 में जाकर 1857 का जो गदर हुआ था, उसके बाद 1858 में ब्रिटिश एम्पायर का राज शुरू हो गया। तो उसको हम ब्रिटिश राज बोलते हैं। उससे पहले कंपनी राज था, और उसके बाद ब्रिटिश राज शुरू हो गया। कुल मिलाकर काम वही था, लूटपाट ही थी, और हर जगह से लूटा जा रहा था देश को, लगान लगाए जा रहे थे, और कंट्री की जीडीपी नीचे जाई जा रही थी। हाँ, उन्होंने, ब्रिटिश एम्पायर जब आ गया और उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए इंडिया में कुछ डेवलपमेंट भी की, जिसमें इंडियन रेलवे उस टाइम की डेवलपमेंट को ही गिना जाता है। और बट बिजनेस को उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। इंडिया का जो बिजनेस था, जब अंग्रेज आए थे सन 1600 में, उस टाइम पर इंडियन जो बिजनेस था वो कॉटन में, कपड़े में, मसाले में, ये बहुत उन्नत था उस टाइम पर। और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ एशिया बोला जाता था। सूरत में बहुत बिजनेस था, बहुत कारोबार था, कपड़े का ही काम था, हीरे का काम आज भी है। और इसके अलावा अलग अलग शहरों में ढाका की मलमल बहुत फेमस थी उस टाइम पर। तो ये इस तरह से जो बिजनेस था वो हिंदुस्तान में जगह जगह फैला हुआ था, जिसको अंग्रेज़ों ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बर्बाद करना शुरू कर दिया। और कंट्री की जीडीपी जो करीबन 24 से 25% की थी सन 1600 में, वर्ल्ड जीडीपी में शेयर था उसका। और जब 1947 में अंग्रेज गए तो वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन जस्ट 4% का रह गया। तो 4% जीडीपी हमारी कंट्री की थी, और देश एकदम खस्ता हाल था 1947 में। अंग्रेज़ों का छोड़ने का रीज़न यही था कि कंट्री को और नहीं लूटा जा सकता था, और उनके हिसाब से बचा ही कुछ नहीं था कंट्री में। तो सन 47 के बाद जब हमारी अपनी सरकार शुरू हुई, इंडिपेंडेंस हुई, नेहरू जी ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया। और कंट्री में उस टाइम पर इंडियन प्राइवेट बिजनेसेस भी इतने जोरदार नहीं थे, और कुछ ही घराने थे। तो उन्होंने नेशनलाइजेशन पे जोर दिया, स्टील इंडस्ट्रीज़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और लाइक दैट और कंपनीज भी शुरू हुई। और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो 4-5% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और आगे बढ़ रही थी नेहरू जी के टाइम पर, और उसके टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम और इंदिरा गांधी के टाइम पर, ये 4 से 5% का एनुअल ग्रोथ था। और कंट्री फिर भी आगे बढ़ रहा था। और उसके बाद इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई, और बट फाइनल जो ट्विस्ट आया था वो आया था 1991-92 के पीरियड में, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और मनमोहन सिंह फाइनल मिनिस्टर बने थे। वहाँ से टर्न आया इवेंट्स में, और कंट्री की इकोनॉमी वहाँ से ग्रोथ पे शुरू हुई, जब कंट्री को बिजनेस को ओपन किया गया। आज हमारी जीडीपी जो है वो वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर है।
सो फोर्थ पोजीशन से हम आने वाले टाइम में जो एजम्पशंस हैं वो अगर इसी स्पीड से हम आगे बढ़ते रहे, आज की तारीख में 6 से 7-8% की ग्रोथ अगर हम मिलती है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो आने वाले 50 से 100 सालों में हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड चाइना और यूएसए उनकी इकोनॉमी इससे नीचे ही रहे अगर ग्रोथ रेट में, तो हम तब तो सरपास कर सकते हैं। अदरवाइज टॉप 3 इकोनॉमी में तो हम बनने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और नंबर 3 इकोनॉमी बनने में 2 से 3 साल का ही समय लगेगा। और बट उसके बाद की जो राह होगी वो थोड़ी सी टफ रहेगी, बिकॉज अगर हमें नंबर 1 इकोनॉमी वर्ल्ड में बनना है तो हमें चाइना और यूएसए की तरह या उनसे बेहतर करना पड़ेगा। और हम हिंदुस्तानी चाहें तो हम कर सकते हैं, तो हमें एक पेट्रियोटिज्म की भावना लानी पड़ेगी जो किसी टाइम पर जापान के लोगों में थी, और उस तरह से हमें अपने आप को समृद्ध और मजबूत बनाना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या समझना है? आप इसके कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज़ बताएं कि हम किस तरह से वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं आने वाले टाइम में, और हमें ये तगमा वापस मिले कि हम सोने की चिड़िया वापस कहलाएं। तो आइए जानते हैं आप सबके कमेंट्स, और उसके बेसिस पे हम इस पे डिटेल वीडियो आने वाले टाइम पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।